हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग बिहार स्पेशल जीके की इस सीरीज़ में एंशिएंट हिस्ट्री का ये चैप्टर है मौर्य काल, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आपको पता है कि बिहार स्पेशल जीके का हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे हर चैप्टर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्य काल से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बिंदुसार, अशोक, घनानंद या चंद्रगुप्त मौर्य? तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके इन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी, पाटलिपुत्रा, कन्नौज या वैशाली? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य को मगध की सत्ता हासिल हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को हराया था, ये किसके साथ की वजह से हुआ था? ये चाणक्य, घनानंद, मेगास्थनीज या सेल्यूकस? घनानंद को तो उन्होंने खुद ही पराजित किया था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। तो इनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया था और फिर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चाणक्य। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 351 ईसा पूर्व में, 320 ईसा पूर्व में, 320 ईस्वी में या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे ईसा पूर्व और ईस्वी दोनों में ही ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। तो मौर्य साम्राज्य की जो नींव डाली गई थी ये 320 ईसा पूर्व में डाली गई थी, ना कि ईस्वी में डाली गई थी। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 320 ईसा पूर्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? अशोक महान, बिंदुसार, तीवर या चंद्रगुप्त मौर्य? तो मेगास्थनीज जो कि यूनानी राजदूत थे, तो ये पाटलिपुत्र आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? तो मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ये कब आए थे? 311 ईसा पूर्व में, 315 ईसा पूर्व में, 320 ईसा पूर्व में या 305 ईसा पूर्व में? तो मेगास्थनीज का जो पाटली में आगमन हुआ था वो 315 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे 315 ईसा पूर्व में, इनको भेजा किसने था? सिकंदर ने, सेल्यूकस निकेटर ने, डेमेट्रियस ने या डिमोक्लिस ने? तो मेगास्थनीज को भेजा था सेल्यूकस निकोटर ने। ओके, ऑप्शन बी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट है, किस मौर्य शासक के शासनकाल के दौरान मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? अशोक, उदयन, अजातशत्रु या चंद्रगुप्त मौर्य? तो मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे पड़ा था। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। गाइज, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे वीडियोस आएंगी तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मैं चैप्टर वाइज मैं चाहती तो मिक्स करके 50-60 क्वेश्चन में एंशिएंट हिस्ट्री, मीडियम हिस्ट्री ख़त्म कर देती, बट मैंने आप लोगों का सोच के ही चैप्टर वाइज लाया ताकि आप लोग के लिए अच्छा हो, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग रिवीजन कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, हो सके जहाँ तक तो शेयर करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य, तीवर, मेगास्थनीज या भद्रभाहु? तो मैंने बताया था आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य सत्ता की जो नींव डाली थी वो किसकी सहायता से डाली थी? उनके मंत्री थे चाणक्य, उनकी सहायता से डाली थी। कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी इनका नाम है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? ईरानियों से, यूनानियों से, शकों से या यूजियों से? तो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने यूनानियों से जो है मुक्ति दिलाई थी, ठीक है। यूनानियों से मुक्ति दिलाई थी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राइट। भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने यूनानियों से मुक्ति दिलाई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण उपलब्ध है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 46 में पूछा भी गया है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण है। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण किसमें है बताना है, दिव्यवदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या फिर अशोक के शिलालेख। तो पाटलिपुत्र आए थे, हम लोगों ने पढ़ा कि पाटलिपुत्र आए थे मेघासनीत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो उनकी पुस्तक थी इंडिका, इसी में उन्होंने पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण किया है। तो मेघासनीत की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण उपलब्ध है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, नंद वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया, मौर्य, सुंग, गुप्त या कुषाण। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे, जिसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया था, मौर्य वंश। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, मेघासनीच के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका। तो हमने पढ़ा कि मेघासनीच जो पाटलिपुत्र आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया है। मेघासनीच किसकी पुस्तक है, मेघासनीच के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम क्या है, इंडिका। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक हैं कालिदास, कौटिल्य, भवभूति या मिलिंद। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। कौटिल्य, ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं, जिनका नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त भी है। सो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण किस विदेशी यात्रा के वृत्तांत में मिलता है। पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का जो विस्तृत विवरण है, ये किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है, स्ट्रैबो, फाहियान, मेघासनीच या युआंगचांग। तो हमने पढ़ा था ये वाला भी क्वेश्चन, बट क्वेश्चन का जो प्रकृति है वो चेंज है, लेकिन क्वेश्चन सेम ही है। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का जो विवरण है वो मेघासनीच की पुस्तक इंडिका में है। सो आंसर होगा हमारा मेघासनीच। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना। तो मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासन पे कौन आया था, शासक कौन बना था, अशोक, बिंबिसार, तीवर या फिर बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो मौर्य साम्राज्य का शासक बना था वो बिंदुसार बना था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मौर्य शासक के दरबार में भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहते थे। किस मौर्य शासक के दरबार में जो है भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, तीवर या अशोक। तो पिंगलवत्स जो है, जो भविष्यवक्ता थे, ये बिंदुसार के शासनकाल मतलब दरबार में रहते थे, और इन्होंने ही, पिंगलवत्स ने ही अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह एक महान राजा बनेगा। तो ये पिंगलवत्स किसके दरबार में रहते थे, बिंदुसार के दरबार में रहते थे। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में अशोक के द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। सहबाजगढ़ी अभिलेख में, ब्रह्मगिरी अभिलेख में, शिलालेख 13 में या सुपारा अभिलेख में। तो अशोक के द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का जो उल्लेख मिलता है, ये शिलालेख 13 में मिलता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कनिष्क या फिर अशोक। तो तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ था, इसका आयोजन कब किया गया था, इसका आयोजन किया गया था अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने तृतीय बौद्ध संगति परिषद की अध्यक्षता की थी। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे स्पेल हो गया है। तो ये है कि तृतीय जो बौद्ध संगति हुआ था अशोक के शासनकाल में, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, मोगलीपुत्तिस के द्वारा, पिंगलवत्स के द्वारा, महाकश्यप के द्वारा या फिर वसुमित्र के द्वारा। तो तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ था, इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगति, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, राजगिरी, वैशाली, कुंडलवन या फिर पाटलिपुत्रा। तो तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था, ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। ऑप्शन डी राइट होगा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ था अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की थी। और ये आयोजन हुआ कब था वो बताना है। 251 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व, 234 ईसा पूर्व या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था इसका आयोजन किया गया था 251 ईसा पूर्व के लगभग में। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कलिंग पर विजय किस मौर्य शासक ने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या उपर्युक्त में से सभी? तो कलिंग विजय ये काफ़ी फेमस है। कलिंग विजय पर किस मौर्य शासक ने शासन प्राप्त की थी? तो ये अशोक के द्वारा कलिंग को जीता गया था, जिसके बाद ही उनका हृदय परिवर्तन हुआ था और उन्होंने युद्ध को छोड़ने का फैसला किया था ना। सो कलिंग पर विजय किसने किया था? अशोक ने। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है किस युद्ध में भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी? तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये कलिंग विजय के टाइम पे हुआ था कि बहुत ज़्यादा जो है लोगों की मृत्यु हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा जान माल की हानि हुई, बहुत तबाही हुई। तो उसके बाद अशोक ने कलिंग को जीत तो लिया था पर उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध को छोड़ करके धर्म नीति को मतलब स्वीकार किया। तो ये कलिंग विजय की वजह से हुआ था। सो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक का धर्म क्या था? अशोक ने जो धर्म नीति अपनाई थी तो उसका धर्म क्या था? नैतिक आचार संहिता, प्रशासनिक संहिता, युद्ध संहिता या उपर्युक्त सभी? तो ऐसा नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन उपर्युक्त सभी होता है तो राइट होता है। तो उपर्युक्त सभी। अभी हमने पढ़ा कि उसने युद्ध की नीति को जो है छोड़ा था, ठीक है, और धर्म की नीति अपनाई थी। तो अशोक का जो धर्म था वो नैतिक आचार संहिता था। ऑप्शन ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? सुवर्णगिरी में, पाटलिपुत्रा में, अवंती में या वैशाली में? मौर्य साम्राज्य का जो केंद्रीय न्यायालय था वो पाटलिपुत्रा में था। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है अशोक ने अपने धर्म की यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस स्थान की यात्रा की थी? लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया या वैशाली? तो अशोक ने जब धर्म की नीति अपनाई तो वो धर्म यात्रा के अंतर्गत और उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था और वो धर्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह पे गए थे? तो वो सर्वप्रथम गए थे बोधगया में, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। सो गाइस देखिए चैप्टर वाइज पढ़ने से ये फ़ायदा है कि जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन रहे हैं ना, मैं सारे बता रही हूँ आपको। काफ़ी नए क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे होंगे, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस भी मिल रहे होंगे। तो एग्ज़ाम में कोई ना कोई आ ही जाएगा यार, अगर सारे पढ़ के जाओगे तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा नहीं है। हम कौन होते इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले? ज़्यादा एक्सपीरियंस की वजह से बता सकते हैं ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है या वगैरह वगैरह, लेकिन आपको सारा पढ़ के जाना चाहिए ना एग्ज़ाम में। तो इसलिए मैंने चैप्टर वाइज लाया कि इसमें सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे जो रिलेटेड हैं बिहार जीके से, तो सारे के सारे आपके कवर हो जाएं, एक भी ना छूटे। ओके, सो मैं काफ़ी मेहनत करके वीडियोस बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग का ही फ़ायदा हो। तो बस आप लोग वीडियो को देखिए, रिवीजन कीजिए और बस यार मेरी यही मतलब यही कामना है कि एग्ज़ाम में आपकी जो भी अभी तो मैं बिहार जीके पढ़ा रही हूँ तो इसी की बात करते हैं। बिहार जीके से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए आपका मतलब बन जाए वो सारा क्वेश्चन, मैं बस यही चाहती हूँ। सो अभी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसके बाद मेडिएवल पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न, फिर ज्योग्राफी भी है, बिहार का ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी वगैरह, इकोनॉमिक्स जो भी है मैं सब पढ़ाऊँगी, ठीक है। और अभी एग्ज़ाम में है 2-3 महीना, तो आप लोग प्लीज़ अभी ध्यान दे के पढ़िए, बहुत मेहनत से पढ़ो यार। टेस्ट देते हो ना, टेस्ट में बहुत कम मार्क्स लाते हो, बहुत बुरा लगता है। ओके तो छोड़ो, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के पश्चात किस वर्ष में अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोधगया की यात्रा की थी? तो अभी हमने पढ़ा कि अशोक ने जो है धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? बोधगया की यात्रा की थी। तो ये जो बोधगया की यात्रा उन्होंने की थी ये किस वर्ष की थी? 9वें वर्ष, 10वें वर्ष, 11वें वर्ष या 7वें वर्ष? तो किसके 9वें वर्ष? यहाँ है कि अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के बाद, जब अशोक राजा बना उसके बाद किस वर्ष में वो
बोध गया की यात्रा उसने की थी। तो वो उन्होंने 10वें वर्ष राज्याभिषेक के बाद 10वें वर्ष वो बोध गया की यात्रा की थी। मतलब कि 10 साल राज्याभिषेक प्राप्त करने के 10 साल तक वो राजा रहे और फिर कलिंग विजय के बाद उन्होंने धम्म नीति को अपनाया। तो 10वें वर्ष। ओके, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? भागलपुर से, कैमूर से, चंपारण से या फिर छपरा से? तो अशोक के जो स्तंभ लेख हमें प्राप्त हुए हैं ये ऑप्शंस के हिसाब से चंपारण से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं हैं। लौरिया अरेराज में, लौरिया नंदनगढ़, रुमिनदेई या रामपुरवा? तो अशोक के जो स्तंभ प्राप्त हुए बिहार से हमने पढ़ा था ये लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, इन सभी जगहों से अशोक के स्तंभ मिले हैं। रुमिनदेई से अशोक के स्तंभ नहीं मिले हैं। सो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से प्राची प्रांत यानी पूर्वी प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? तो अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांतों का जो उल्लेख मिलता है उसमें प्राची प्रांत की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, राजगिरी, तोसली या फिर पाटलिपुत्रा? तो जो प्राची प्रदेश था, ये प्रासी बोलते हैं पूर्वी प्रदेश, इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किस चीज़ का बना हुआ है? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या फिर मिट्टी का? ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो पाटलिपुत्रा में जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल मिला है वो मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का सभागार या राजमहल स्थित था कुम्हरार पटना में, राजगिरी में, वैशाली में या मनेर में? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजमहल था वो कहाँ पे स्थित था? वो स्थित था कुम्हरार पटना में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और कुम्हरार से जो है 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार का जो है अवशेष मिला है। ठीक है, 80 स्तंभों वाला। ओके, नेक्स्ट है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के सभागार या राजमहल के बारे में कहा है कि इनकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बेतना कर सकते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल की शान मतलब के बारे में ये कथन कहा है कि इनके शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना ही एक बेतना कर सकता है। ये किसने कहा था? फाहियान ने, मेघास्नीज ने, एरियन ये या फिर बीए स्मिथ ने? तो ये जो कथन है ये कहा गया था एरियन के द्वारा। ठीक है, एरियन ने एक कथन कहा था चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के बारे में कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना ही एक बेतना कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के बारे में किसने कहा था कि ये राजमहल मानवीय कार्य नहीं है, ये देवताओं के द्वारा बनाया गया है? तो देखिएगा राजमहल के बारे में कितने कथन कहे गए हैं, तो कौन सा कथन किसने कहा है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो अच्छे से याद रखना है। तो ये वाला जो कथन है कि ये देवताओं के द्वारा बनाया गया है, ये ऐसा लगता है ये किसके द्वारा कहा गया है? हेनसांग, फाहियान, मेघास्नीज या फिर चाणक्य? तो ये कथन कहा गया है फाहियान के द्वारा। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीवकों के लिए सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपार तथा कर्ण गुफाओं का निर्माण कराया था? तो गया के निकट जो बराबर की पहाड़ियां हैं वहाँ पे आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ, अशोक या फिर बिंदुसार? तो जो ये गुफा का निर्माण कराया गया था आजीवकों के लिए, ये अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये अशोक के द्वारा मतलब गुफा का निर्माण कराया गया था। सो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गया के पास नागार्जुन की पहाड़ियों में स्थित प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने या बिंदुसार ने या फिर दशरथ ने? तो अभी हमने क्वेश्चन में देखा कि गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीवकों के लिए सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपार तथा कर्ण नाम से गुफा का निर्माण कराया था। ये अशोक के द्वारा कराया गया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? गया तो है, गया के पास ही है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि नागार्जुन की पहाड़ियों में स्थित गोपी गुफा का निर्माण किसने कराया था? तो गोपी गुफा का जो निर्माण कराया था वो दशरथ के द्वारा कराया गया था, जो कि अशोक का पुत्र था। ठीक है, तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे कहा गया है कि सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपार तथा कर्ण गुफा, ये 4 गुफा ये अशोक ने मतलब बनवाया था। और यहाँ है गोपी गुफा, गोपी गुफा का जो निर्माण है ये दशरथ ने कराया था, जो कि अशोक का पुत्र था। सो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षिणी प्राप्त हुई है दीदारगंज पटना से, वैशाली में, बसाड़ में या फिर सारनाथ में? तो मौर्यकालीनी चामर गृहिणी यक्षिणी जो कि हमें प्राप्त हुई है दीदारगंज
पटना से, और इसे स्त्री रत्न नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको स्त्री रत्न नाम से भी जाना जाता है। सो इसका आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चामर गृहिणी यक्षिणी की मूर्ति जो हमें प्राप्त हुई है वो दीदारगंज पटना में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में निर्मित जैन तीर्थंकरों की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मौर्य काल में निर्मित जैन तीर्थंकरों की मूर्ति जो मिली है वो कहाँ से मिली है? सोनपुर वैशाली से, लोहानीपुर पटना से, बसाठ वैशाली से, या फिर भागलपुर से। तो जैन तीर्थंकरों की जो मूर्ति हमें मिली है वो लोहानीपुर पटना से मिली है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्रा के नगर निर्माण और सुंदरता का वर्णन किया है? सेल्यूकस ने, मेगास्थनीज ने, चाणक्य ने, या फिर जस्टिन ने? तो पाटलिपुत्रा कौन आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? मेगास्थनीज आया था ना, इसी ने पाटलिपुत्रा के निर्माण और सुंदरता का वर्णन किया है। देखिए पाटलिपुत्रा का पूछ रहा है ना, पाटलिपुत्रा के शासन का वर्णन भी मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है, या फिर पाटलिपुत्रा के नगर निर्माण और सुंदरता का वर्णन भी मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। सो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, किस शासक ने पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक महान ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, या फिर कनिष्क ने? तो ये वाला क्वेश्चन हमने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में भी देखा था कि पाटलिपुत्रा को जो है पाटलिपुत्रा की स्थापना उदयीन के द्वारा की गई थी, और इसको सर्वप्रथम राजधानी भी उदयीन ने ही बनाया था। लेकिन मैंने आपको वहीं पर बताया था कि ऑप्शन में अगर उदयीन ना हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, तो आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य को आंसर टिक करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पाटलिपुत्रा, जैसे ये पाटलिपुत्रा है ना, तो इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने राजधानी बनाई थी, बट इसका नाम नहीं रखा था कुछ कि ये पाटलिपुत्रा है। इस जगह को बस राजधानी बना लिया था। इसको उदयीन ने पाटलिपुत्रा नाम दिया, इसकी स्थापना की और इसको राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्रा को जो सर्वप्रथम राजधानी वो उदयीन ने बनाया था। लेकिन इस जगह को पहले भी कोई राजधानी बना चुका है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य है। तो अगर ऑप्शन में उदयीन नहीं है तो चंद्रगुप्त मौर्य आंसर टिक करेंगे। बीपीएससी में ऑप्शन ई भी रहता है, तो ऐसा नहीं ऑप्शन में आप देखेंगे उदयीन तो कहीं नहीं है और ऑप्शन ई को टिक लगा दिया, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए तो प्लीज़ चंद्रगुप्त मौर्य को आंसर टिक करेंगे। ओके, सो चलिए ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्रा, समस्तीपुर, या फिर राजगिरी? तो हमने पढ़ा था कि तृतीय जो बौद्ध संगति हुई थी ये पाटलिपुत्रा में हुई थी अशोक के शासनकाल में। सो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डायनिसिस नामक एक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी उनका टॉलमी द्वितीय भी उनका नाम है, तो उन्होंने डायनिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था किसके शासनकाल में? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो टॉलमी द्वितीय ने डायनिसियस को पाटलिपुत्र भेजा था बिंदुसार के शासनकाल में। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने उपनाम पालीब्रोथस पाटलिपुत्रक धारण किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो उनको उपनाम दिया गया था पालीब्रोथस यानी पाटलिपुत्रक, ये नाम किस विद्वान ने उनको दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को? विलियम जोस ने, प्लूटार्क ने, जस्टिन ने, या फिर स्ट्रैबो ने? तो ये नाम उनको स्ट्रैबो के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी राइट होगा। स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को पालीब्रोथस या फिर पाटलिपुत्रक कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, मगध के किस शासक के दरबार में यूनानी दूत डिमोल्किस आया था? ठीक है, डिमोल्किस जो है ये किस शासक के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, या फिर विदर्थ? तो हमने पढ़ा ना कि टॉलमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था बिंदुसार के शासनकाल में। तो ये वही है, डियानीसियस डिमोल्किस उसी का नाम है। तो चंद्रगुप्त ये बिंदुसार के दरबार में आया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा सकता है, ये आप देखिए तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट है, अशोक ने किस स्तंभ में खुद को मगध का सम्राट बताया है? अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है किस स्तंभ में? मास्की का लघु स्तंभ, रुमेनदेही स्तंभ, कीन स्तंभ, या भाभु स्तंभ? भ्राभु स्तंभ होगा यहाँ पे, सॉरी भ्राभु। सो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। भ्राभु स्तंभ में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। भ्राभु स्तंभ कहाँ है? भ्राभु कहाँ है? राजस्थान के जयपुर में है। ओके, नेक्स्ट है, ब्राबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीवकों ने, धारुओं ने, जैनों ने, या तंत्रिकों ने? तो हमने पढ़ा कि ब्राबर की गुफाओं में जो है आजीवकों के रहने के लिए अशोक ने गुफाओं का निर्माण कराया था, तो ये आजीवकों का आश्रय गृह था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा, वाराणसी, सांची, या उज्जैनी? अशोक की राजधानी कहाँ पे थी?
पाटलिपुत्रा थी। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है मौर्य काल में पाटलिपुत्रा का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। ये कथन किसका है? तो चाणक्य का, डेमोक्रिटस का, या मेगास्थनीज का, या फिर फाहियान का? तो मौर्य काल में जो पाटलिपुत्र का प्रशासन था वो 30 नागरिकों की सभा संचालित की जाती थी जो 5-5 सदस्यों की होती थी, जिसमें 6 मतलब समितियां गठित थी। तो ये कथन किसका है? तो हम बार बार पढ़ रहे हैं कि पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में जो वर्णन किया है ये मेगास्थनीज ने किया है अपनी पुस्तक इंडिका में। सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह केंद्रीकृत थी, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था। तो मौर्य प्रशासन के बारे में जो कथन सही है ये उपर्युक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों के संबंध स्थापित किए, उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए। उपर्युक्त सभी। तो अशोक ने जो है धर्म विजय की नीति अपनाई थी और विदेशों के साथ जो संबंध स्थापित किया और प्रजा हित और कल्याण के लिए बहुत काम किया अशोक ने, तभी तो उन्हें अशोक महान कहा जाता है। सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देव नाम प्रिय के नाम से किस मौर्य शासक ने अपने आप को संबोधित किया है? अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक, या फिर कनिष्क? तो देव नाम प्रिय, ये क्वेश्चन मैंने आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव वाले चैप्टर में भी पढ़ाया हुआ है। देव नाम प्रिय के नाम से अशोक को जाना जाता है और प्रियदर्शी भी इनका नाम है। ठीक है, देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी, ये सब अशोक का नाम है। सो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है धम्म महामाथ के कार्य क्या थे? धम्म नीति या क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण के उपाय, उपर्युक्त सभी। सो उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है मौर्यकालीन प्रशासक में राजूक कौन होते थे? मौर्यकालीन प्रशासन में राजूक किसका नाम था? न्यायिक अधिकारी का, सैनिक अधिकारी का, कर वसूलने वाले अधिकारी का, या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। सो मौर्य प्रशासन में जो राजूक होते थे वो जनपदीय न्यायालय के जो अधिकारी होते थे उनको राजूक कहा जाता था। तो ऑप्शन में कहीं भी आपको जनपदीय न्यायालय नहीं दिख रहा है, सो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? जनपदीय न्यायालय के अधिकारी। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ढेर सारा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप लोग वहाँ से जा कर के जितने भी मैंने बिहार जीके के वीडियोज़ बनाए हैं उन सबको भी देख लीजिए अगर अब तक नहीं देखा है। और अगर देख चुके हैं तो रिविज़न कीजिए, क्वेश्चंस खुद से बनाइए और कमेंट में बताइए आपने खुद से कितना क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, रिविज़न करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।